तो उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आपने ध्यान देना है कि क्या-क्या चीज़ें बची हुई थी। जो मोल कॉन्सेप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ था वो था एक लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज बहुत बड़ा लेक्चर ना रखिए, लिमिटिंग रिएजेंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? आपको अपनी स्क्रीन अभी आपको दिख रही होगी, तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, सो या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो लिमिटिंग रिएजेंट आपका है, लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग एजेंट भी इसको कहा जाता है। इन अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्टेंट दैट इज टोटली कंज्यूम्ड व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जो टोटली कंज्यूम हो जाता है जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। The amount of product formed is limited by this reagent since the reaction cannot continue without it. Okay, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात लिखी है, मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। किसी भी रिएक्शन का जो लिमिटिंग एजेंट होता है वो रिएजेंट होता है। लेट अस सपोज कि कोई A प्लस B, ये दोनों चीज रिएक्शन करके आपको क्या दे रही है? एक प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है? इन A और B के मिलने से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इन दोनों में जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग एजेंट कहलाएगा। क्या? लिमिटिंग, जैसे जो लिमिटेड अमाउंट में होगा, ठीक है? तो बेटा एक टॉपिक में इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, जो इसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइचोमेट्री, ठीक है ना? स्टोइचोमेट्री। स्टोइचोमेट्री का क्या मतलब है, लिमिटिंग एजेंट का क्या मतलब है? आज का ये शॉर्ट लेक्चर रहेगा और इसी को आपको डिस्कस करना है। बहुत बड़ा लेक्चर मैं नहीं बनाने वाला हूँ, सो दैट आप एक अच्छी कमांड बना सको, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ध्यान से समझना है, बिल्कुल फोकस रह के, ठीक है? लिमिटिंग एजेंट एंड स्टोइचोमेट्री का ये मतलब हो गया, लेट सपोज ए और बी मिलके आपको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या समझना है? लिमिटिंग एजेंट की डेफिनेशन बेटा ये है, दैट पर्टिकुलर रिएजेंट जो किसी रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, है ना? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये बात डिपेंड करेगी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा वाला है आपका, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, उसका अमाउंट कितना है, ठीक है? समझते हैं इस बात को बड़े बढ़िया से। मान लो ए और बी से प्रोडक्ट बना, तो बेटा जो भी कम अमाउंट में होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन सॉलिड जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या देता है? CO2 गैस देता है। क्या? CO2 गैस। बात को समझना। स्टोइचोमेट्री का मतलब कुछ नहीं होता है, स्टोइचोमेट्री का सिंपली मीनिंग होता है आपका मोल्स की आपने बात करनी है, ठीक है? मोल्स। अगर मैं इस रिएक्शन की स्टोइचोमेट्री की बात करूंगा तो ये होगा बेटा, इस कार्बन के आगे जो भी नंबर लिखा है, कितना? 1 नंबर है ना, कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोलिक्यूल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 mole of carbon reacts with 1 mole of oxygen and giving you 1 mole of CO2। ये हो गया इसका मतलब, ठीक है ना? क्या मतलब हुआ कि 1 मोल जो आपका कार्बन है, वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको 1 मोल क्या दे रहा है? CO2 दे रहा है, ठीक है? ये बात आपको समझ आ गई। अब लेट अस सपोज, बात को समझना, इनका स्टोइचोमेट्री क्या हो गई, या स्टोइचोमेट्री कह लो, या इनका जो मोलर रेशियो है वो क्या हो गया? इन तीनों का ये हो गया 1:1 गिविंग यू 1। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में जुड़ते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 के मोलर रेशियो में जुड़ते हैं, ठीक है? ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके। क्या इसका कॉन्सिक्वेंस है, क्या इसका फायदा है, और लिमिटेड एजेंट को इसमें कैसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा? बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? एक मैं डिफरेंट स्लाइड ले रहा हूँ आपके लिए। कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपको क्या दे रहा था बेटा जी? CO2 गैस दे रहा था। स्पीड आपको ज्यादा लगे, डेफिनेटली इट मे बी स्लाइटली हायर, और ज्यादा आपको लग सकती है, तो प्लीज अपनी स्पीड को उसी तरह से मैनिपुलेट आप कर सकते हो, अपने ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। क्या बोला कि 1 मोल इसका था, 1 मोल इसका था, ठीक है? 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ 1 मोल CO2 दे रहा है, ठीक है? ये हो गया। अब बेटा मान लो हमको एक क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 2 मोल कार्बन हमारे पास है और 3 मोल ऑक्सीजन हमारे पास, और आपसे वो पूछेगा कि बताओ CO2 कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका आ जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आ जाता है। कैसे? आपको ये जानना जरूरी है कि 1 मोल कार्बन के साथ 1 मोल ऑक्सीजन जुड़ता है और आपको 1 मोल CO2 मिलती है, मतलब कार्बन का और ऑक्सीजन इक्वल मोल जुड़ते हैं। तो बेटा जी अगर इसके 2 मोल होंगे तो इसके भी कितने मोल से जुड़ेगा? वो 1 से जुड़ता है, 2 से जुड़ेंगे, 10 से जुड़ेंगे, तो इसके 2 मोल से रिएक्शन करेगा ऑलरेडी, ठीक है? इसके 2 मोल से केवल रिएक्शन करेगा, तो 2 मोल इसके होंगे, तो इसके भी 2 ही मोल कंज्यूम होंगे बेटा। और ये कितना बनेगा? 1 से 1 जुड़ता है 1 बनता है, तो 2 से 2 जुड़ेंगे तो
2 मोल यहाँ पर आपके बन जाएंगे। तो CO2 कितना बनेगा 2 मोल्स। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बेटा ये तो बचा 0 और ये कितना बचा 1 मोल बचा और ये कितना बना 2 मोल बचा बना आपका, ठीक है ना। ये होगा क्या, क्योंकि 2 मोल से कार्बन 2 मोल कंज्यूम हो गया ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ, तो ये तो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। इसके 3 थे तो इसका 1 मोल बचा रह गया। तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट आपका हो गया यहाँ पर कार्बन। तो कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट आपका हो गया वो कौन हो गया, कार्बन। कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट बेटा, ये हो गया, ठीक है। ये बात समझ आ गई। डोंट फील पैनिक, ये टॉपिक आपके दिमाग के अंदर घुसा दिया जाएगा, जब आपको समझ आ जाएगी बात। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर 2.5 मोल्स दे दिए गए, इसके 3 ही मोल दिए गए और इसके आपको पूछे गए कितने मोल है। तो देख बेटा, एक से ये आपको नोट में याद रखना है, ये स्टोइचोमेट्री है, ये आपका मोलर रेशियो के 1 से 1 मोल जुड़ता है, ठीक है। 1 से 1 जुड़ता है, 1 बनता है। 2 से 2 जुड़ेंगे, 10 से 10 जुड़ेंगे, तो 2.5 अगर ये हैं तो 2.5 से 2.5 जुड़ेंगे और आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 2.5 मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मोलर रेशियो 1-1 का है। 2 से 2, 2.5 से 2.5 जुड़ जाएगा बेटा। अब ये 3 है, इसके 3 से इसके 3 नहीं जुड़ सकते ना, क्योंकि 3 तो है ही नहीं अपने पास, केवल 2.5 है। तो क्या बचेगा फिर, इसके 0, इसका आपका कितना मोल बचेगा 0.5 मोल और ये कितना बन जाएगा आपका 2.5 मोल। कौन लिमिटिंग एजेंट हो गया, अगेन कार्बन इज द लिमिटिंग एजेंट। कार्बन इज LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ये बात समझ आ गई। मान लो इस बार मुझे इसके 4 मोल्स दे दिए बेटा जी और इसके 3 मोल ही हैं, तो ये कितना बनेगा, ध्यान से सुनना कैसे आपका लिमिटिंग रिजेंट ही पूरा का पूरा खेल चेंज करेगा, किस तरह से लिमिटिंग रिजेंट ही पूरे प्रोडक्ट को आपका डिसाइड करेगा। देखिए, आप जानते हो ऊपर वाले से कि 1 मोल कार्बन से 1 मोल ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। 2 से 2 जुड़ेगा, 3 से 3 जुड़ेगा, 4 से 4 जुड़ेगा, तो इसके 4 मोल कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन होना चाहिए 4 मोल, लेकिन वो तो है ही नहीं, अपने पास कितना है केवल 3 मोल। तो बेटा 4 मोल कार्बन से 4 मोल ऑक्सीजन तो अपने पास नहीं है, बट 3 मोल ऑक्सीजन के साथ 3 मोल कार्बन तो जुड़ सकता है। 3 मोल ऑक्सीजन के साथ 3 मोल कार्बन जुड़ सकता है और ये कितना मिलेगा आपको 3 मोल्स आपके किसके मिल जाएंगे CO2 के मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये तो कंज्यूम हो गया कंप्लीटली, ये कितना बच गया 1 मोल बच गया। तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट चेंज हो गया, इस बार LR या लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन, है ना। तो जिसका भी अमाउंट कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और आप एक बात फील कर रहे होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई, इसके जब 2 मोल थे तो 2 मोल CO2 था, जब इसके 2.5 वाला ये कार्बन लिमिटिंग एजेंट था तो उसी के हिसाब से बन रहा है। यहाँ पर आपका लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के कितने मोल थे 3 मोल, तो उसी हिसाब से बन रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट ही आपका प्रोडक्ट डिसाइड करता है, ठीक है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपके डाउट को अच्छे से एड्रेस करूंगा जहां पर भी आपको कोई भी समस्या आ रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक आगे कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो ये मोल वाली है कि बेटा जी स्टोइचोमेट्री इज नथिंग, जो भी रिएक्शन आपको दिया हुआ है आपको एक बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए आपके पास, है ना। आपके पास क्या होना चाहिए, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपके पास होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के जो आपका मोल्स हैं, मोल्स जो होते हैं जो स्पीशीज के आगे लिखे होते हैं वही आपका स्टोइचोमेट्री कहलाता है, उसी को स्टोइचोमेट्री बोल दिया जाता है और कुछ नहीं है, झोल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यस डेफिनेटली मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया, सबसे पहले प्रीमिटिव क्वेश्चन मैंने लिया, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के नीट का जेईई क्वेश्चन तक भी लेके जाऊंगा, ठीक है। आज का टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट ही रहेगा। आपको कोई भी डाउट आएगा, कोई भी समस्या आएगी, आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएंगे, मैं उसको एड्रेस करूंगा, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। बात को समझना, वाटर कितना प्रोड्यूस होगा जब 16 ग्राम मेथेन का कंबशन होगा। तो बेटा मेथेन CH4 होती है, आप सब जानते हो। कंबशन में ऑक्सीजन का रिएक्शन आपको कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका CO2 गैस और उसके साथ साथ क्या बन जाएगा आपका 2H2O लिक्विड, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, ये दिया हुआ है आपको, जो गिवन है वो क्या है, वाटर प्रोड्यूस्ड आपको बताना है
और ये आपको दिया है 16 ग्राम, ये आपको इतना दिया हुआ है बेटा, ठीक है। इसका कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ। जिस स्पीसीज का अमाउंट नहीं दिया होता उसको मान लेते हैं कि वो एक्सेस में है। किस में है? एक्सेस में। जिस स्पीसीज का भी अमाउंट नहीं दिया होता। अब समझो 16 ग्राम को एक बार, जैसे कि मैंने आपको मोल्स के थ्रू समझाया, तो इसको मोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो सबसे पहले, जो बहुत आसान तरीका होता है। 16 ग्राम CH4 का मतलब हो गया 1 मोल। भाई कैसे कैसे पता चला? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यार शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये तो एक्सेस में है, मतलब इसके बहुत ज्यादा मोल है, ठीक है, ये एक्सेस में है। ये आपको बताना है ये कितना बनेगा। अब सुन, आपको जो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो है, जो नोट में हम हमेशा लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? नोट में हम ये लिखते हैं बेटा जी कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्टिंग, अच्छा इसको बैलेंस करोगे तो ये 2H2O2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। reacts with 2 mole of oxygen giving you 1 mole of CO2 and 2 mole of H2। कहाँ से पता चला? इस नंबर से, इन नंबर से पता चला यहाँ से, ठीक है। जो भी नंबर होता है वो स्टोइचोमेट्रिक आपका कहलाता है। तो एक मोल से, बात तो समझना, 1 मोल CH4 से 2 मोल आपका ऑक्सीजन अटैक करता है, रिएक्शन करता है, 1 मोल CO2 मिलती है और 2 मोल आपको ये मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपको दिया है बेटा जी ये 1 मोल, इसका कोई अमाउंट दिया ही नहीं है ऑक्सीजन का, मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि वो एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट नहीं है। जिस स्पीसीज का भी अमाउंट आपको गिवन ना हो तो आप मान के चलोगे कि वो आपकी स्पीसीज लिमिटिंग एजेंट आपकी नहीं है, ठीक है। तो आप, अब सिंपल सी बात है यार, 1 मोल है इसका, आप जानते हो इसके 1 मोल से कितना H2 बनता है? 2 मोल। तो बेटा जी ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा आपका? 2 मोल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। 2 मोल्स का मतलब आप इजीली समझ सकते हो 36 ग्राम। कहाँ से आया है मास? अब यार बार बार थोड़ा ना समझेंगे, अभी आपको वीडियो मैंने पूरा लेक्चर बनाया उस चीज पे कि किस तरह से आप मोल कैलकुलेट करोगे, मोल को ग्राम में, ग्राम को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को आपका मोल्स में, मोल्स को आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, प्रोटॉन्स नंबर में, इलेक्ट्रॉन का नंबर, मूल्य, कंपाउंड का नंबर, सब मैंने आपका लेक्चर बना रखा है, ठीक है। इस तरीके से चलो एक अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बार आप इसको थोड़ा करने की कोशिश करो। NCERT का है ये भी, बिल्कुल NCERT का, डोंट यू वरी। मेरे पास नीट का, जेई का भी है, लेकिन पहले यहीं से शुरुआत करो ना यार। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2? फिर वही क्वेश्चन है, मतलब रिएक्शन मुझे लिखना पड़ेगा। ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर देना और वहीं पे क्वेश्चन को ट्राई करना करने का कि कैसे होगा। CH4 हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना होता है, तो 2O2 गैस गिविंग यू बेटा जी क्या? CO2 गैस, और साथ में क्या? 2H2 आपका लिक्विड। तो बेटा समझना, नोट अपने पास क्या होता है, वही जो हमको हमारे पास होता है हमेशा, 1 मोल ऑफ CH4, 2, इसको हमेशा आप लिख लिया करो, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिविंग यू 1 मोल ऑफ CO2, 2 मोल ऑफ वाटर। और देखो इसको मास में कन्वर्ट करके भी आप लिख सकते हो, ये भी फॉर्मूला है क्या? इसका 16 ग्राम हो गया 1 मोल, इसका बेटा जी ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन 32, ये हो गया आपका 64 ग्राम, ठीक है। और ये आपका हो गया आपका 44 ग्राम, और ये आपका हो गया 36 ग्राम। देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी बड़ी अच्छी तरह भली भांति फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन्स आर रिक्वायर्ड, मतलब पेन चेंज कर लेता हूँ, कह रहा इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 22 ग्राम, इसको 22 ग्राम बनाने में। बात को समझना, तो कई तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, बट आसान तरीका क्या है? हर क्वेश्चन के लिए आपको ये एज ए फॉर्मूला याद रखना है। क्या? सबसे पहले क्या लिखना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख सकता है। फिर क्या करना है? उसकी जो भी स्टोइचोमेट्री है उसको लिखना है। फिर क्या करना है? उस स्टोइचोमेट्री जो है वही आपकी नंबर ऑफ मोल्स कहलाती है, उससे आपको मास वाला भी लिख लेना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगी चीज, ठीक है। अब कैसे करोगे भैया? सुनो ध्यान से, ये 22 ग्राम है, आप समझते हो, आपको 44 ग्राम ही है। आप अच्छे से बताया कि 44 ग्राम CO2 तब प्रोड्यूस होती है जब 16 ग्राम मेथेन अटैक करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो 22 कितने पे होगी भाई? बच्चा बच्चा जानता है, समझ लो ध्यान से, क्या आसान है। 44 ग्राम ऊपर लिखा हुआ है, CO2 is produced by 16 ग्राम CH4 with oxygen। 16 केवल ये मत लिख देना कि 44 ग्राम CO2 is produced by 16 ग्राम CH4, ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यार ऑक्सीजन के साथ मिलके तो बना रहा है वो। तो भैया जी 22 ग्राम CO2 is produced by 16 upon 44 into 22,
ये 2 और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 8 ग्राम CH4। कितना CH4 लगेगा बेटा जी? 8 ग्राम। अब जब 8 ग्राम CH4 आपको दिया तो यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू मोल्स, भैया क्या, मास अपॉन मोलर मास। तो ये हो गया आपका 0.5 मोल्स। तो कितने मोल्स होंगे? 0.5 मोल्स आपके वहां पर रिक्वायर्ड होंगे, जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर स्टोइचियोमेट्री। अब सुनो बात को समझना, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही हो? कितना बनेगा? अगर दो लोग मिलके एक तीसरी चीज बना रहे हैं, अगर दो लोग मिलके एक तीसरी चीज बना रहे हैं और इन दोनों में से एक बंदा वीक है और छोड़ के चला गया, तो ये अकेला थोड़ी ना फिर तीसरी चीज बनाएगा, समझ गए आप? इसलिए जो चीज कम अमाउंट में है वही आपकी लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगी और उसी से आपका प्रोडक्ट डिसाइड होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन है जो ये, चलो इसको बाद में करेंगे। एक ही क्वेश्चन है, देखो नीट 2015 का क्वेश्चन है बेटा जी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, किसमें पानी के मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये तो मॉलिक्यूल दिए ही हैं। ये 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर। तो बेटा जी मोल्स निकाल लो, तो ये तो 18 मॉलिक्यूल आपको दिए ही हैं। 1.8 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा? 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल H2O। 18 ग्राम का मतलब कितना? अरे पढ़ा चुका हूँ भैया, सब कुछ वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका 1 मोल H2O। और 18 मोल्स का मतलब कितना होगा? कितने मोलिक्यूल? 18 इंटू Na मोलिक्यूल। और 1 मोल में कितने होंगे? Na मोलिक्यूल। सब में निकाल के दिखा दिया। इसमें कितने होंगे? 0.1 Na मोलिक्यूल, किसके? वाटर के। आसान था, टुच्चा सा क्वेश्चन था। सॉरी ये नहीं होगा, ये आंसर होगा आपका 18 मोल्स ऑफ वाटर। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, की मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपके इसमें होंगे, ठीक है। चलो एक ही क्वेश्चन आपका है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और बट करेंगे हम इसको जरूर। कैसे होगा अभी ये मैं आपको दे देता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो, फिर मैं आपको कराऊंगा। इफ 20 ग्राम ऑफ CO3 treated with 20 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन बड़ा टिपिकल सा लगता है पढ़ने में, ठीक है। किस तरह से अप्रोच करोगे? पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई का क्वेश्चन है भाई, कैसे करोगे? 20 ग्राम ऑफ CO3 ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl। सबसे पहले आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया उसको लिख लिया करो। आप समझते हो कि 1 मोल इसका और 2 मोल HCl के, और आपका फिर 1 मोल CaCl2 का, 1 मोल H2O का, 1 मोल CO2 का, इनके आगे जो नंबर लिखे हुए उसके बेस पे, ठीक है। मोलर मासेस जनरली प्रोवाइड होते हैं, अगर आपको समस्या तो Ca का होता है 40, क्लोरीन का आपका होता है 35.5 बेटा, और बाकी ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, ठीक है। मास में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो CaCO3 का जो 1 मोल का मास आएगा वो आएगा आपका 100 ग्राम। कैलकुलेट कर लो, Ca का 40, ये 12 और ये 48, दैट इज वाई। ऐसा नहीं मेरे को रटा हुआ है, बट मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो इसलिए मुझे याद है, बट आप भी करोगे तो पता चल जाएगा। देखो क्लोरीन 35.5 और ये 36.5, ठीक है। जब आप 36.5 का दुगना करोगे तो ये हो जाएगा 73 ग्राम बेटा। CaCl2 की अगर आप बात करेंगे तो 35.40 हो गया, और Cl2 मतलब ये हो गया आपका 71, तो ये कहलाएगा आपका 1 7 4 11, ठीक है, 111 ग्राम। ये आपका 18 ग्राम हो जाएगा, और बेटा ये आपका हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो इजीली, सब चीज लिख दी। अब उसने आपसे क्या पूछा? 20 ग्राम ऑफ CaCO3 ट्रीट कर रहा है 20 ग्राम ऑफ HCl से। बात को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में आपको इसका भी 20 ग्राम दिया हुआ है, इसका भी 20 ग्राम दिया हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि CaCO3 और HCl 1:2 के रेशियो में रिएक्शन करते हैं। 1 मोल CaCO3 का चाहिए होता है तो 2 मोल HCl के चाहिए होते हैं। अब अगेन टेलिंग, अगर मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से हो गया, पूरी केमिस्ट्री अच्छे से होगी, चाहे किसी से भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, ठीक है। अगर यहाँ गड़बड़ करती तो आपको फिर समस्या आने वाली है। 20 ग्राम आपका दिया हुआ है CaCO3 और आपके पास 20 ग्राम दिया हुआ है HCl, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो बेटा
CaCO3 के मोल कितने हो जाएंगे 20/100, ठीक है। ऑब्वियसली कितने मोल हो जाएंगे इसके, ये आपका हो जाएगा 0.2 मोल। CaCO3 के कितने मोल हो जाएंगे 0.2। अगर आप HCl के मोल निकालेंगे तो HCl के मोल कैसे निकालोगे आप, मास कितना दिया आपको 23, और आपको अच्छे से पता है कि HCl का अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो एक HCl का मास कितना होता है, तो ये तो 2 मोल का मास लिखा है, कभी इससे कंफ्यूजन कर जाओ, फिर बता रहा हूँ बेटा 2 मोल का, 2 मोल है ना ऊपर, तो HCl का मोलर मास होता है आपका 36.5, ठीक है 36.5। तो अगर आप 20/36.5 करोगे तो मैं एक बार कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ आपको, आप कर सकते हो कैलकुलेशन में। 36.5 आपका ये आता है 0.547, इतने मोल इसके आ गए, ठीक है। 20/36.5 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया, अब आप समझते हो, ध्यान से समझना, बस आ गया आंसर। इसका एक मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करता है इक्वेशन के हिसाब से, तो इसके 0.2 मोल इसके 0 कितने से, दुगने से, यानी 0.4 से करेंगे। बेटा जी है कितना 0.4 से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। या ऐसे समझ लो कि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए होता है, तो इसके 547 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे, 547 का आधा, यानी 0.273, ऑलमोस्ट कितने चाहिए होंगे 0.273, जबकि आपके पास 0.2 है। दोबारा समझा देता हूँ, 0.2 एक मोल के लिए, 1 मोल CaCO3 के लिए HCl के 2 मोल चाहिए, तो 0.2 के लिए यानी 1 के लिए 2, तो 2 के लिए 4, 10 के लिए 20, डबल का रेशियो है ना, 20 के लिए 40, 100 के लिए 200, 0.2 के लिए 0.4, तो 0.4 से तो ज्यादा है, मतलब ये लिमिटिंग एजेंट नहीं है। मतलब कौन लिमिटिंग एजेंट है, लिमिटिंग एजेंट आपका CaCO3, ठीक है। बस इसी के हिसाब से आपको आंसर लगाना है। मैंने बताया ना लिमिटिंग एजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो क्या आंसर होगा बेटा जी, आप जानते हो अच्छे से कि 100 ग्राम CaCO3 विद HCl। अब HCl कंसर्न ही नहीं है क्योंकि वो तो अपना एक्सेस में है, ठीक है। कितना CO2 प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2, ठीक है। तो भैया जी 20 ग्राम कितना करेगा, तो 20 ग्राम CaCO3 विद HCl प्रोड्यूस 44 अपॉन कितना आएगा नीचे 100, ऊपर कितना आएगा 20, 5 टाइम्स 5 8 जा 40, फिर आपका 4 बचेगा, 5 8 जा 40, तो कितना प्रोड्यूस करेगा 8.8 ग्राम। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि भाई 100 से इतना तो इससे कितना, आपको पहले ये निकालना जरूरी होगा जब आपको अलग अलग मासेस दिए हैं कि उन दोनों के मोल से निकालो, मोलर रेशियो से ये देखो कि उन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद ही आप आंसर लगा सकते हो बेटा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात आपकी है नहीं, ओके। तो देखो ये मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको बड़े अच्छे से देख सकते हो। वैसे तो मैंने आपको कराई दिया है सारा का सारा, लेकिन फिर भी इफ यू रियली वांट टू हैव दैट तो ये मैं दे दिया है इसका सॉल्यूशन, ठीक है ओके। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है क्या। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2 एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है आप जानते हो हाफ O2 ऐसे रिएक्शन होता है, ठीक है। ये चलो हाफ का मुद्दा ही खत्म करो, आपके हिसाब से कर लेते हैं। कभी भी केमिस्ट्री सिर्फ पैनिक मत करना, बड़ी आसान है। एक स्टील वेसल में एक्सप्लोड किया गया है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, नीट 2009 में पूछा हुआ है, वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ 2H2 मैंने लिख दिया और यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। ऐसे मैंने हाफ हाफ का चक्कर ही खत्म कर दिया। भैया क्या रेशियो आएगा यहाँ से, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिविंग यू 2 मोल ऑफ दिस। मास भी लिख ले भाई, एक का मास 2 ग्राम होता है, 2 का कितना हो गया 4 ग्राम्स, इसका कितना होगा बेटा जी 32 ग्राम्स, इसका कितना होगा बेटा जी 36 ग्राम। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, अब क्या कहता है क्वेश्चन, ये है 10 ग्राम हाइड्रोजन है, एक बार में आंसर आना चाहिए आपका, देखना ध्यान से। 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 64 ग्राम ये है, तो ये कितना बनेगा, सुन मोल में कन्वर्ट कर ले। तो मोल्स कैसे निकालेगा, H2 का मास 2 मोलर मास 2 होता है बेटा, तो कितने मोल हो जाएंगे इसके 5 मोल्स, 64 के कितने जाएंगे आपके एक 2 मोल्स, ध्यान से सुन,
2 से 1 जुड़ता है, इसके 2 से 1, यानी ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 2। तो अब सुनो ध्यान से, इसके 2 से इसका 1 जुड़ता है, तो इसके 5 से इसके कितने जुड़ेंगे? 2.5, आधे। ऐसे समझ ले, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल हाइड्रोजन चाहिए, जबकि हमारे पास तो 5 है। जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, तो वो लिमिटिंग एजेंट तो है नहीं, तो दूसरा वाला लिमिटिंग एजेंट है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। जो कम अमाउंट में होता है वही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है बेटा। एक तरीके और समझ लो, 2 मोल के लिए, 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 5 मोल हाइड्रोजन के लिए 2.5 चाहिए, आधी, जबकि हमारे पास तो 2 ही है, कम है, तो लिमिटिंग एजेंट हो गया। प्रोडक्ट ये डिसाइड करेगा। आंसर आ जाएगा। आप कैसे आप समझते हो? 1 मोल ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल वाटर। तो भैया जी अपने पास एक्चुअल में है कितना? 2 मोल। चाहिए कितना था? उससे तो लिमिटिंग एजेंट निकाल लिया हमने। हमारे पास है तो 2 ही मोल, तो 2 मोल ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन गिव्स कितना? 1 मोल से 2, तो 2 मोल से 4 मोल्स ऑफ वाटर एक्सप्लोड अगर करेगा, तो वो आपका वाटर जो बनेगा बेटा जी, वो आपका 4 मोल्स बन जाएगा। दिस इज द थिंग राइट हियर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिमिटिंग रीजेंट। उसके कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। इस क्वेश्चंस को रिपीटेड मोड में अगर आप देखोगे, आपको चीजें समझ आ जाएंगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जितने भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन, इनऑर्गेनिक के रिएक्शन या फिजिकल के रिएक्शंस आएंगे, तो रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, उसका मोल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कैलकुलेशंस बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इफ यू रियली फाइंड इट हेल्पफुल, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।